नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एक्झाम हॉल या चॅनलमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आजपासून 4 ते 5 दिवसाखाली आम्ही तुम्हाला एक न्यूज सांगितली होती, ज्याच्यामध्ये एचआरडी मिनिस्टर जे की आहेत रमेश पोखरियाल निशंक हे लाईव्ह येणार होते आणि विद्यार्थ्यांची आणि पालकांसाठी एक लाईव्ह त्यांनी करणार होते। पण हे जे लाईव्ह आहे ते काल परवाच झालेलं आहे, पण या 2 दिवसामध्ये अशा इम्पॉर्टंट न्यूज होत्या ज्या तुमच्यापर्यंत पोहोचायच्या होत्या, म्हणून हा व्हिडिओ थोडा डिले झाला, त्यासाठी थोडंसं माफी असावी। पण आज आम्ही हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत। तुम्ही एंड पर्यंत पाहू शकता। व्हिडिओ 1 तासाचा आहे, पण याच्यामध्ये बरेच काही ते बोललेले आहेत, तर तुम्ही जर इंटरेस्टेड असाल तर हा व्हिडिओ एंड पर्यंत पहा आणि पूर्ण काय गोष्ट समजून घ्या। याच्यात ते बरेच गोष्टी बोललेल्या आहेत। जर तुम्हाला नाही समजलं तर कमेंट सेक्शन मध्ये आम्हाला नक्कीच विचारा किंवा इंस्टाग्रामवर विचारू शकता। इंस्टाग्राम आणि डेली हंटची दोन्हीची लिंक आहे डिस्क्रिप्शन मध्ये, तर नक्कीच तिथं मेसेज करायला भी विसरू नका। तर आता आपण तो व्हिडिओ प्ले करूया। तर नमस्कार। आज आप सबको मैं अभिवादन कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। आज इस मुलाकात का नाम हमारा आचार्य देवो भव, और सभी आचार्यगण को मैं एक बार बहुत आंतरिक हृदय से, विनम्र भाव से आप सबका मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। क्योंकि पीछे के समय में सभी लोगों से लगातार मेरी बातचीत होती रही है। मैंने अभिभावक गण से भी सीधा चर्चा की है, तो छात्रों से भी मेरा सीधा संवाद हुआ है। मैंने देश के लगभग सभी शिक्षा मंत्रियों से भी बातचीत की है, शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशकों से भी बात की है, और जहां अभिभावक छात्र से परामर्श किया है, शिक्षा मंत्रियों से परामर्श किया है, मेरे मन में पीछे से ये आया कि जहां मैं सभी आईआईटीज के निदेशक गण को, विश्वविद्यालयों के कुलपति गण को और अन्य सभी हमारे संस्थानों के जो शीर्ष पर बैठे हैं उनसे लगातार परामर्श कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, संवाद स्थापित कर रहा हूँ। वहाँ जो मुख्य कड़ी है हमारी, और वो है हमारा शिक्षक, वो है हमारे आचार्य। क्योंकि ये कहा है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारे गुरु का शुरू से ही ये देश शिखर का सम्मान करता रहे, और क्यों न करे। मैं समझता हूँ कि गुरु ही तो वो है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। भगवान तक का जाने का रास्ता हो या अपने शिखर को चूमने का रास्ता हो, अपने जीवन की सफलता का विषय हो या हर कदम पर आने वाले संकट का एक योद्धा की तरह उसका मुकाबला करने का विषय हो, हर स्थान पर गुरु द्वारा दिए गए जो पाठ हैं, जो दिशा है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान को साथ लेकर के वो एक योद्धा की तरह आगे बढ़ता है। और इसलिए मैंने अभी 2 दिन पहले एक लेख लिखा था, जिसमें मैंने कहा था कि हर मोर्चे पर हमारे, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, और जो ये भी योद्धा हैं, और जो हमारे देश का शिक्षक है, जो विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी जिसने एक जुनूनी तरीके से जो अपने बच्चों को जोड़े हुए है, उनकी चिंता कर रहा है, अपना सब कुछ एक तरफ रख करके पहली चिंता अपने छात्रों की चिंता है। तो निश्चित रूप में ये भी एक योद्धा की तरह हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा शिक्षकों को बहुत सम्मान देते हैं। वो शुरू से उन्होंने ये कहा है कि ये देश शिक्षक जो हमारा आचार्य है उसके मार्गदर्शन में शिखर को चूमना चाहिए, और इस देश का जो अध्यापक है, जो आचार्य है, वो पूरी दुनिया को पढ़ाने के लिए जाना चाहिए, और पूरी दुनिया से छात्र मेरे देश में पढ़ने के लिए आना चाहिए। इसीलिए अभी हमने जो स्टडी इन इंडिया, भारत को जानो, भारत में आकर के अध्ययन करो, ये जो अभियान लिया है, हजारों पूरे देश और दुनिया के तमाम छात्र अभी हमारे पास आ रहे हैं। अभी 25 से भी अधिक देशों के छात्रों ने हमारे यहाँ हजारों आवेदन किया है, और एक ऐसी श्रृंखला चल रही है जब भारत पूरी दुनिया का एक बहुत बड़े शिक्षा का गंतव्य बनने वाला है। एक नॉलेज का जो पावर
जो महाशक्ति है वो बन रहा है हमारा देश। और वैसे भी हमारा देश विश्व गुरु कहलाया है तो सामान्य तरीके से नहीं है। हमारा ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान हर क्षेत्र में हम शिखर पर रहे हैं, दुनिया के शिखर पर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि गुलामी की थपेड़ों ने हमको हमारी जड़ों से दूर करने की कोशिश की, हमारे उस ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान से दूरियां बढ़ाने की उन परिस्थितियों ने कोशिश की। लेकिन अब अपना देश स्वाधीन है और अब हमको अपनी उन गहरी जड़ों को और मजबूत करना है, उनको हरा भरा करना है। जो तमाम थपेड़ों के कारण जो जड़ें हमारी सूखने की कगार पर थी, आज फिर वो जो जड़ें जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया, और निश्चित रूप में वो फिर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो सारे विश्व में उन्होंने कई प्रकार के अभिवजन दिए हैं, आप देखेंगे तो उन्होंने आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया को एक मंच पर मानवता के लिए लेकर के आए। आपको मालूम है कि पर्यावरण पहली चुनौती पूरी दुनिया के लिए, प्रकृति और पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया के लोगों को उन्होंने एकजुट किया। आप सबको मालूम है कि योग पर पूरी दुनिया को लगा कि नहीं, उनके स्वास्थ्य की रक्षा होनी चाहिए। और जो ये योग है, जो हिंदुस्तान की धरती पर योग हजारों हजारों वर्षों से उसने इस मानव की रक्षा की है, वो आज पूरी दुनिया आज उसके पीछे है, योग कर रही है। चाहे वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में देखें, विभिन्न क्षेत्रों में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया को नई लीडरशिप दी है। और वर्तमान भी परिस्थितियों को आप देख रहे हैं, जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, जब पूरी दुनिया एक अजीबोगरीब परिस्थिति से गुजर रही है, जब पूरी दुनिया एक ऐसे गहरे संकट से होकर के गुजर रही है, जब जीवन को बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ से ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान किस तरीके से उनके आह्वान पर सब लोगों ने अपने राजनीतिक मत छोड़ करके छोटी छोटी चीज़ों में न उलझ करके पूरे देश और अपनी सुरक्षा के लिए किस तरीके से मेरा देश 130 करोड़ एकजुट हुए हैं, ये भी दुनिया के लिए बहुत अद्भुत एक उदाहरण है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो आरोग्य सेतु है, वो आरोग्य सेतु इसको ये ऐसा ऐप है जिसको सारे छात्रों को, अध्यापकों को, आम व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा के लिए उसको अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना चाहिए, ताकि आपको समय समय पर वो दिशा निर्देश भी देते रहे। मैं ये कह रहा था कि ये जो आचार्य देवोभव हमारे जो आचार्य हैं, आज जो मेरे मन में ये विचार आया था कि आप सबसे बातचीत हुई है तो अध्यापक गण से भी मैं बात करूं, क्योंकि इस बीच जब मैंने लगातार चर्चाएं की, फीडबैक में लेता रहा, तो मुझे अच्छा लगा कि अभिभावक और अध्यापक दोनों ने मिलकर के मेरे उस छात्र को उसका मनोबल ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उसको आश्वस्त भी किया कि उसका वर्ष खराब नहीं जाएगा, उसकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा, और उस पर भार भी नहीं डाला। वो मुक्त तरीके से बिना किसी मानसिक दबाव के उसको आपने विभिन्न माध्यमों से, मुझे मालूम है, जब मैं विभिन्न प्रदेशों की समीक्षा कर रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था कि अध्यापकों ने किस किस माध्यम से जो दूरस्थ क्षेत्र में भी बच्चे हैं उन तक वो कैसे पहुंच सकते हैं, अद्भुत तरीके से काम किया। मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। और आपको सबको मालूम है कि इस गहरे संकट के समय में पूरी दुनिया इस समय हिंदुस्तान के ऊपर देख रही है, और हिंदुस्तान में भी जो छात्र हैं, अभिभावक हैं, वो आपके ऊपर देख रहे हैं। और आपने भी एक योद्धा की तरह इस मोर्चे को संभाला है। इतना बड़ा शिक्षा का तंत्र है, 1000 से अधिक विश्वविद्यालय जहाँ हूँ, 45,000 से अधिक जहाँ डिग्री कॉलेज हूँ, जहाँ 1 करोड़ से अधिक अध्यापकगण हूँ, और इतना ही नहीं, जहाँ 15 लाख से अधिक स्कूल हूँ, और अमेरिका की कुल जितनी आबादी है उस आबादी से भी अधिक जिस देश में छात्र छात्राएं हों, 33 करोड़ से भी अधिक, इतना बड़ा व्याप है ये देश। इतना बड़े देश को एक परिवार की तरह संभालना, इसमें ये जो
बीज का सेतु का काम कर रहे हैं, मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं, वो मेरे अध्यापक गण हैं। और बहुत ताकत के साथ आप जुटे हुए हैं विषम परिस्थितियों में, और आपके पास चाहे सब संसाधन नहीं है, फिर भी आप लगातार और लगातार करते जा रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब पीछे के समय में कहा कि मेरे नौजवानों को कोई अनुसंधान करना चाहिए ऐसे समय में, और हमारे उच्च सभी शिक्षण संस्थाएं, चाहे हमारे आईआईटी हो, हमारे एनआईटी हो, हमारे IIIT हो, हमारे आईसर हो, हमारे IIM हो, जितने भी हमारे शीर्ष संस्थान, हमारे विश्वविद्यालय हैं, वो तमाम प्रकार के जो हमारे उच्च शैक्षणिक संस्थान है, अनुसंधान संस्थान है, उन सब लोगों ने एक से बढ़ कर के एक, छात्रों ने और आप सब अध्यापक गण ने नए नए अनुसंधान किए, नई नई चीज़ें। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनका उल्लेख किया कि जो हमारे देश में था ही नहीं, इस कोरोना की महामारी के बीच भी हम लोगों ने उन चीज़ों को अनुसंधान किया, शोध किया और उसका उत्पादन किया। मेरे पास मैंने एक युक्ति पोर्टल, जब मुझे लगा कि मेरे विभिन्न संस्थान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैंने एक युक्ति पोर्टल करके बनाया और मैंने अनुरोध किया कि जितने भी मेरे शीर्ष संस्थानों के छात्र छात्राएं और प्राध्यापक जो भी अनुसंधान कर रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों में, उसकी किस सीमा तक क्या उपयोगिता हो सकती है, उसको आप युक्ति पोर्टल पर डालें। मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है कि अद्भुत काम हमारे संस्थान कर रहे हैं, और वो उसको समय समय पर मैंने आप लोगों से बांटने की भी कोशिश की है, एक दूसरे से, और देश के लोगों से भी बांटने की कोशिश की है। तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो अनुसंधान के क्षेत्र में हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ाई, अब अचानक हमारे सामने ये परिस्थिति आई और बच्चे घर में कैद हो गए, स्वाभाविक ही है। ऐसी परिस्थितियों में उसकी जीवन की रक्षा हमारी पहली प्राथमिकता थी। आज भी अभिभावक के जीवन के और उसके जीवन की प्राथमिकता हमारी पहली है, लेकिन उसमें भी आप लोगों ने जिस तरीके से रास्ता निकाला, और हमने ऑनलाइन जो हमारा आग्रह समय समय पर हुआ कि आप ऑनलाइन किस तरीके से उस बच्चे के साथ मिल करके और इस पाठ्यक्रम को आगे ले जा सकते हैं, आपने किया। और मुझे खुशी है इस बात की कि अभी पीछे के दिनों में हमने काफ़ी नियुक्तियाँ की हैं। यदि आप देखेंगे तो केंद्रीय विद्यालय में हम लोगों ने 8,240 तो केंद्रीय विद्यालय में किए हैं, 2,370 से भी अधिक नवोदय विद्यालय में किए हैं, और भारत सरकार के जितने बड़े संस्थान से 12,000 से भी अधिक उसमें हम लोगों ने नियुक्ति की है। और मैं समय समय पर राज्यों से भी अनुरोध करता रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र है जब बहुत ज़रूरी है कि वो सभी रिक्त पदों को भरें, और मुझे खुशी होती है कि राज्यों ने भी उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाया, और 26,000 से भी अधिक नियुक्तियाँ शिक्षकों की इस बीच राज्यों ने की, जो मेरे को सूचना है। तो नियुक्तियों के क्षेत्र में भी हमने काम किया है, और ऑनलाइन कैसे करके हो सके वो हम लोग चिंतित रहें। और जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के प्रशिक्षण का, क्योंकि बहुत सारे सवाल भी आए हैं और अभी हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन शिक्षकों के प्रशिक्षण की दिशा में भी देखें तो हमने निष्ठा किया है। ये निष्ठा स्कूली शिक्षा अध्यापक के प्रशिक्षण का दुनिया में सबसे बड़ा ये योजना है। 42 लाख से भी अधिक शिक्षकों का प्रशिक्षण हम लोग कर रहे हैं, और लाखों शिक्षक प्रशिक्षित हो गए हैं हमारे NCERT के मार्गदर्शन में। वो नीचे तक ब्लॉक स्तर तक में जा कर के और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ऐसे ही यदि आप देखेंगे दीक्षा जो हमारा पोर्टल है, उस पर भी प्रशिक्षण की बहुत सारी विधाओं को हमने डाला है, और मदन मोहन मालवीय टीचर जो ट्रेनिंग का है उसमें भी हम लोगों ने किया है। अभी भी नए कई प्रकार के जो नया अध्यापक आते हैं उनको भी हम प्रशिक्षण के लिए सुनिश्चित करते हैं। तो यदि आपको लगेगा कि जो नई योजनाएं हैं, स्वयं है, स्वयं प्रभा है, दीक्षा है, ई-पाठशाला है, NDL है, हम तमाम जो वर्तमान परिस्थितियां उसका मुकाबला करने के लिए हम ऑनलाइन शिक्षा को इस समय लाए हैं, जिसकी बहुत ज़रूरत थी, और उसमें
आपका बहुत अच्छा सहयोग और मार्गदर्शन मिला है। मैं जानता हूँ कि शिक्षक की कितनी कठिनाई होती है, क्योंकि मैं भी शिक्षक रहा हूँ। और यदि मैं शिक्षक रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, और मैं छोटी स्कूल से लेकर के, और मैंने उस का दर्शन किया है, उस अध्यापन का भी दर्शन किया है, तो छात्र का भी दर्शन किया है, तो उसके अभिभावक का भी दर्शन किया है। कोई भी देश यदि बढ़ सकता है, उड़ सकता है, शिखर को चूम सकता है, तो केवल और केवल उसकी शिक्षा है। और शिक्षा केवल अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान नहीं हो सकता है। शिक्षा व्यावहारिक रूप में जो उसके अंदर उसको योद्धा बना सके, उसके मानवीय मूल्यों को और उसकी संवेदना को जिंदा रख करके हर क्षेत्र में उसको शिखर तक पहुंचा सके, और वो रास्ता तय करने का काम केवल एक शिक्षक कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई दोहरा मत किसी का हो ही नहीं सकता है, और इसलिए शिक्षक का शीर्ष स्थान हमेशा रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करता हूं, और मैं सोचता हूं कि बहुत सारे बिंदु हैं, और यदि कुछ बातें होंगी तो हम परामर्श चर्चा भी कर लेंगे, लेकिन अभी आप कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं सोचता हूं कि कुछ संवाद भी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी रेशु जैन जी, क्या पूछ रहे हैं? आपने कहा कि मूल्यांकन के लिए घर पर सीबीएसई की प्रतियां दी जा रही हैं, और उसी समय 4 घंटे से अधिक ऑनलाइन शिक्षण के साथ दैनिक रिपोर्ट भी जमा करनी है। ऐसे में संबंधित पेपर का मूल्यांकन करने के लिए कहाँ समय बचा है? आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे सीबीएसई के स्कूल 3000 मूल्यांकन केंद्र हमने जिनको बनाया, वो 3000 मूल्यांकन केंद्रों से अध्यापकों के घर तक वो उत्तर पुस्तिकाएं भेजने का अभियान हमारा जारी है। कुछ पहुंच गई हैं, और गृह मंत्रालय ने हमको विशेष अनुमति दी थी ऐसी स्थिति में। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा। जिन अध्यापकों के पास वो उत्तर पुस्तिकाएं जो जांचने के लिए जा रही हैं, उनको ये पाठ्यक्रम डे टू डे उनको तैयार करना और उसकी उसको करके रिपोर्ट करना, वो उनके लिए उसकी छूट है। यदि ऐसा कोई टीचर्स होंगे तो ज़रूर आप बताएंगे, ताकि यदि गलती से ऐसा हो रहा होगा तो उसके सीबीएसई ने वैसे भी निर्देश जारी किए हैं, लेकिन यदि कुछ ऐसा हो रहा होगा तो ज़रूर करके आप बताएंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सीबीएसई का जो बचे हुए जो हाई स्कूल और इंटर के पेपर्स हैं, हाई स्कूल तो लगभग सभी प्रदेशों में हो गए, दिल्ली को छोड़ करके। दिल्ली भी कुछ क्षेत्र में जहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई थी, वहाँ कुछ पेपर छोड़ करके जो शेष परीक्षाएं हैं वो हम लोगों ने निश्चित किए हैं कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच हम उन परीक्षाओं को करेंगे। और इस बीच ये जो हमारी उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनके भी जांचने का क्रम शुरू होगा। जिस अध्यापक के पास जाएंगी और कितनी बार जाएंगे, क्या जाएंगे, एक निश्चित एक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। 50 दिन में हम उनका पूरा मूल्यांकन भी करेंगे, और जो परीक्षाएं शेष रही हैं उसकी परीक्षा करके फिर उसका भी रिजल्ट जल्दी से जल्दी घोषित करेंगे। और मुझे भरोसा है कि आप सब लोग अपने घरों में उन पुस्तिकाओं का जांच करना आपने शुरू भी कर दिया होगा। बालाजी, डॉक्टर बालाजी नई दिल्ली से, लॉकडाउन से पहले अनुसंधान के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए और लॉकडाउन के बाद अनुसंधान कैसे किया जाएगा? डॉक्टर बालाजी, मुझे लगता है कि आपने कहा कि अनुसंधान की जहाँ तक आपने बात की, तो अनुसंधान के क्षेत्र में जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया वो अपने में बहुत बड़ी बात है। शोध और अनुसंधान के पहले यदि आप देखेंगे तो हमारे देश में अनुसंधान के दिशा में अब तेजी से काम हो रहा है, क्योंकि बाकी तो सब
पार्ट हमारा मजबूत था, लेकिन अनुसंधान का थोड़ा सा अभी उसमें कमी थी। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने तुरंत सबसे पहले ये निर्णय लिया था कि प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप सुनिश्चित करें, और वो तेजी से बढ़ा। उसमें पहले तो केवल आईआईटीज़ के छात्र थे, फिर अभी हम लोगों ने विश्वविद्यालय और तमाम संस्थानों को भी उससे जोड़ दिया है। ये एक छात्र उसको शोध अनुसंधान करने के लिए उसको पर्याप्त धनराशि दी जाती है, और वो बहुत बड़ी संख्या में इस समय उसमें भी शोध अनुसंधान हो रहा है। जो स्टार्स है, स्टार्स जो हमारी योजना है, उसमें सभी विज्ञान क्षेत्र के जो पारस्परिक शोध हैं, वो विज्ञान क्षेत्र के पारस्परिक शोध हो रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और बहुत तेजी से हो रहे हैं। हमने अभी हाल में 141 परियोजनाओं को सुनिश्चित किया, प्रस्तावों को सुनिश्चित किया। उसमें भी देश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, छात्र बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इम्प्रेस, इम्प्रिंट, अब इम्प्रेस में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इसमें 740 के लगभग परियोजनाओं को हमने स्वीकृत किया है, जिसमें अनुसंधान हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो इम्प्रिंट है, इम्प्रिंट में जो तकनीकी शिक्षा और उस क्षेत्र के तमाम, चाहे इम्प्रेस है, इम्प्रिंट है, और स्टार्स है, स्पार्क है। स्पार्क में भी आपको मालूम है कि स्पार्क में हम लोग दुनिया के लगभग 25 से अधिक देशों के 127 शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ पारस्परिक अनुसंधान कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, स्ट्राइड में जो अंतर विषयी जो शोध है, वो इस अंतर विषयी शोध भी हमने सुनिश्चित किया है। एक विभाग दूसरे विभाग के साथ, क्योंकि कुछ इनके पास है तो उनके पास नहीं, जो उनके पास है इनके पास नहीं है, तो ये जो नॉलेज है आपस में बांट करके कुछ नई चीज़ कैसे पैदा की जा सकती है, और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट आ रहे हैं। और इसलिए स्ट्राइड जैसा जो अंतर विषयी है सामाजिक विज्ञान विषयों में, और लगभग बहुत सारे संस्थान इसको कर रहे हैं, इस अनुसंधान को हम आगे बढ़ाएंगे। और स्टार्स में जो वैज्ञानिक क्षेत्र में, स्ट्राइड जो सामाजिक क्षेत्र विज्ञान के क्षेत्र में, तो ये सभी जो योजनाएं हैं, हमारी परियोजनाएं हैं, बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं। और आपको तो मालूम है कि आप केवल हमने जहाँ मैंने कहा कि स्पार्क के तहत पूरी दुनिया में हम लोग आपस में कर रहे हैं, वहाँ आपको मालूम है कि हैकाथॉन जो है हम लोगों ने किया था, और तमाम दुनिया के देशों से अब एक गतिविधि हम अपनी प्रतिभाओं को और उभारने के लिए जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किया था, और हांगकांग के साथ भी हमने उस हैकाथॉन को किया था, जिसको प्रधानमंत्री जी ने चेन्नई में उद्घाटन किया था। उसका भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। और अब तो आपको ये जानकर के खुशी होगी कि हमारा जो शोध और अनुसंधान का है वो बहुत ताकत के साथ बढ़ रहा है, और आसियान देशों के 1000 से भी अधिक बच्चे इस समय हमारे देश के अंदर शोध करने के लिए MOU हुआ है उनके साथ। तो ये छोटी बात नहीं है, हमारा देश अब अनुसंधान शोध के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी अजय जी, उत्तराखंड। PhD छात्रों के शोध कार्य और मूल्यांकन में प्रौद्योगिकी के उपयोग की योजनाओं के बारे में मार्गदर्शन करें। PhD के छात्रों को जो शोध करने का, जो PhD के छात्र जो अनुसंधान कर रहे हैं, आपको तो सब मालूम है कि ये जो PhD के जो छात्र शोध कर रहे हैं, इनके लिए ई शोध सिंधु के तहत देखिए ई जर्नल्स 31,35,000 से भी अधिक ये ई जर्नल्स हम लोगों के पास हैं। ई पुस्तक 2 लाख हिट्स जो है, ई पुस्तक अलग हैं, पर्याप्त हैं। और विद्वान जो हमारी योजना है उसके तहत भी मुझे लगता है 2,74,551 ये जो संग्रहित हमारे पास सामग्री है, जो शोध में आपके पूरे काम आ सकती है।
शोध गंगा में 2,60,000 थीसिस हैं। और मुझे लगता है कि पीछे के समय में मैं देख रहा था कि ये इस शोध गंगा के तहत जो छात्रों ने और लोगों ने उसको देखा, 85,14,760 कल तक 85,14,760 से भी अधिक लोगों ने उसका उपयोग किया है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और विद्वान में जो आपको मालूम है कि जो विशेषज्ञों का जो पूरा एक जगह संग्रहित विवरण है, 47,000 से भी अधिक इन विषय विशेषज्ञों का विवरण आपको उस पर मिलता है। और एनडीएल के बारे में तो आप जानते ही हैं, 4 करोड़ से भी अधिक ऐसी वस्तु सामग्री जिसमें वीडियो हैं, ऑडियो हैं, जिसमें पेपर्स हैं, विभिन्न स्रोतों से, और लगभग मुझे लगता है कि 300 से भी अधिक भाषाओं में देश और दुनिया की पर्याप्त सामग्री आपके पास है। तो मुझे भरोसा है कि आप इसको करेंगे, इसको देखेंगे। जो भी शोध छात्र हैं वो शोध गंगा को देखेंगे, ये सिंधु शोध को देखेंगे, और इसको यदि आप देखेंगे तो आपको पर्याप्त सामग्री भी मिलेगी और आपको ये नहीं लगेगा कि ऐसी वर्तमान परिस्थितियों में आप क्या करें। जी, मध्य प्रदेश से संभव जैन जी, महोदय कृपया लॉकडाउन के बाद स्कूल खोलने के बारे में अपनी रणनीति बताएं। अभी तो मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां हैं देश और दुनिया में, कब तक हम लोग बहुत सामान्य स्थिति में आएंगे अभी तो कुछ कहना मुश्किल है आगे। लेकिन जब भी ये सामान्य स्थितियां होंगी उसके बावजूद भी हम लोग जब स्कूलों को खोलेंगे, क्योंकि जो छात्र है और हमारा अध्यापक है, इसका जीवन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। तो इसलिए हम लोगों ने ये कोशिश की है कि उच्च शिक्षा में यूजीसी को कहा है कि एक टास्क फोर्स वो बनाए और वो सुनिश्चित करें कि जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो कि सामाजिक दूरी से लेकर के उसके आने जाने से लेकर वो हर चीज़ किस तरीके से वो एक एक चीज़ का अनुसंधान करके विचार करके एक प्लान बनाएं, और उस प्लान गाइडलाइन जारी करने के बाद ही हम उसको खोलेंगे। तो जहाँ उच्च शिक्षा में हमारा यूजीसी करेगा, वह हमने स्कूली शिक्षा में हमने एनसीईआरटी को कहा है कि वो गाइडलाइन तैयार करें, और ऐसी गाइडलाइन तैयार करें स्कूली शिक्षा के लिए कि बच्चे को कैसे लाएं। अब उदाहरण के लिए एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, तो अब वो किस दूरी से कैसे करके बैठेंगे, और तो जब वो दूरी से बैठेंगे तो कितने बच्चे फिर आ पाएंगे। तो यदि वो केवल 30% बच्चे आते हैं तो फिर कैसे करके आगे किस चक्र के रूप में क्या व्यवस्था हो, सभी का अध्ययन करके टास्क फोर्स गठित करे एनसीईआरटी। उन्होंने कर भी दिया और उस पर काम होना शुरू भी हो गया। तो जब भी लॉकडाउन खुलेगा तब हमारे विद्यालय जब खुलेंगे तो एक गाइडलाइन के तहत ही खुलेंगे। जी, डॉक्टर के.एस. कुसुम जी, दिल्ली। शिक्षक मूल्यांकन के साथ साथ नए शैक्षणिक सत्र की योजना और तैयारी कैसे कर सकते हैं? आपने कहा कि मूल्यांकन के साथ साथ नए शैक्षणिक सत्र की तैयारी। जिन लोगों ने मूल्यांकन करना अभी मैंने बताया, और मैंने ये कहा कि जो लोग मूल्यांकन कर रहे हैं उनको नए शैक्षणिक सत्र की तैयारी उनको नहीं करनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो भी बड़ा काम है कि मूल्यांकन करना उत्तर पुस्तिकाओं को। अभी मैं देख रहा था कि 171 सीबीएसई की 171 जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें 1.5 करोड़ से भी अधिक को उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए हैं। उस पर लाखों अध्यापक लगेंगे, वो भी बड़ा काम है। इसलिए सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी की है कि जो अध्यापक उस मिशन में जुटे हुए हैं उनको दूसरा काम न सौंपा जाए।
श्रीमती महालक्ष्मी जी, डॉक्टर लक्ष्मी जी, चेयरपर्सन बेलटेक डीम्ड यूनिवर्सिटी चेन्नई जी, तमिलनाडु से। लक्ष्मी जी, आप कह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी, आप अत्यंत ही गरीब पृष्ठभूमि से लंबा संघर्ष कर यहाँ तक पहुँचे हैं। आपने 75 से अधिक किताबें लिखी हैं और देश विदेश में अनेकों सम्मान प्राप्त कर आपके साहित्य पर 25 से अधिक लोगों ने शोध किया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लक्ष्मी जी, आपको ये जानकारी है, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और मेरा सौभाग्य है कि मेरा बचपन से ही लेखन रहा है। ये बात सही है, मैं गरीब घर से आता हूँ, बहुत ही गरीब घर से आता हूँ, और वही मेरी ताकत भी रही है। संघर्ष मेरी ताकत रही है, आप सब जानते हैं। और शायद उसी संघर्ष से मेरी कविताएं पैदा हुई हैं, मेरी कहानियाँ पैदा हुई हैं, मेरे उपन्यास पैदा हुए हैं। वो मेरा सौभाग्य है। शायद मुझे गरीब घर में जन्म लेने का मौका नहीं मिलता तो वो संघर्ष की ताप शायद मुझ तक नहीं पहुंचती, और मैं अपनी उन चीज़ों को अपनी रचनाओं के माध्यम से देश और दुनिया तक नहीं पहुंचा पाता। मेरा सौभाग्य है कि मेरे शोध छात्र चाहे शोध कर रहे हैं, चाहे वो डिलीट कर रहे हैं, वो उसका विश्लेषण करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और वो बहुत ही आम लोगों के लिए लिखी गई, चाहे कविता है, चाहे कहानियाँ हैं, सहज और सरल भाषा में है। मुझे खुशी है कि चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, गुजराती हो, मराठी हो, बंगाली हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, पंजाबी हो, तब लगभग जहाँ देश की लगभग सभी भारतीय भाषाओं में उनका अनुवाद है। वहाँ विदेशों में भी तमाम देशों में उसका अनुवाद हुआ है, उस पाठ्यक्रम के हिस्से में भी लगती हैं। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, क्योंकि मैं अध्यापक हूँ और मेरा अध्यापकगण रचना की प्रतिमूर्ति होती हैं। 24 घंटे आप लोगों के मन के अंदर अपने उस नौजवान को, उस छात्र को देश के लिए खड़ा करने के लिए एक वो हमारी संपत्ति ही नहीं, हमारा भविष्य है। और जब आपके मन मस्तिष्क में रचना चलती है तब आप उस तक पहुँचते हैं। मैं यदि मेरे साहित्य को लेकर के लक्ष्मी जी आपने कहा है तो मैं निवेदन जरूर करूँगा कि ज़रूर हम कुछ न कुछ लिखें जो हमारे मन में आता है, उनको बाहर ज़रूर निकालें। मुझसे ज़्यादा अच्छा आप सब लोग लिख सकते हैं, मुझे मालूम है। मैं तो एक इधर का कार्यकर्ता होने के नाते उस सीमा तक का समय भी निकाल पाना बहुत दुर्लभ सा रहता है। बहुत ही कठिनाइयों, आप कितनी वेदनाओं से होकर के उन भावनाओं को बचा करके रखना पड़ता होगा। आप संवेदनशील लोग हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन मेरा इस दिशा में यही सुझाव होगा कि यदि मेरी 75 किताबें निकली हैं तो इन संघर्ष और इन अनुभवों ने ही दी हैं। यदि उन पर PhD हो रहे हैं 25 से अधिक, तो शायद उनके अंदर वो पीड़ा कहीं ना कहीं समाहित है जो रचना की प्रतिमूर्ति आप सब हैं। और इसीलिए मैं आपको बहुत सम्मान देता हूँ। मेरे जीवन में अध्यापक का बहुत सम्मान है। मैं बहुत ताकत के साथ ये कह सकता हूँ कि अध्यापक जो चाहे कर सकता है, और इसलिए आप योद्धा हैं और उस भारत के हैं जिस भारत को सारी दुनिया ने एतद् देश प्रसूत सकाशातक जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षण पृथ्व्याम सर्वमानव, ये कह करके पूरी दुनिया के लोगों ने उस भारत को सिर आंखों पर रखा है। और हमारा विचार भी कभी कमजोर नहीं रहा है। हमने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम माना है और हमारा वही विचार हमको शिखर पर लाता है। उसी विचार को हम तमाम पाठ्यक्रमों के माध्यम से किसी रूप में आगे हमारा ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और जो हमारा जो जीवन प्रवाह है, हमारा जो हमारे जीवन मूल्य हैं, आज इसीलिए तो पूरी दुनिया करा रही है और वो देख रही है कि हिंदुस्तान नहीं, जीवन मूल्यों पर हिंदुस्तान खड़ा है। इसलिए हिंदुस्तान पूरी दुनिया से हट करके भी है। जब हम ज्ञान और विज्ञान में बहुत आगे, अनुसंधान में भी पीछे नहीं है हम, और आगे जाएंगे। यदि कोई कमी होगी, खाई होगी, उसको भी हम पाटेंगे। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी मैं देखता हूँ, मैं दुनिया के सारे देशों को देख रहा हूँ। अभी पीछे के दिनों में पेरिस में जो हमारे यूनेस्को का सभी दुनिया के देशों के शिक्षा मंत्री गण आए थे, 2 दिन का, वो हमारा 2-3 दिन का था। अद्भुत, जब हमने अपने देश के बारे में चर्चा की तो सभी लोगों में उत्सुकता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि विदेशों में पढ़ाई के लिए जा रहे हैं,
पढ़ाई हमारे देश में बहुत अच्छी है। यदि हमारे देश में पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं होता तो आज दुनिया की शीर्ष कंपनियों के जो सीईओ हैं, शीर्ष स्थानों पर बैठे रहने वाले लोग हैं, वो तो हमारे यहाँ से पढ़ कर के गए हैं। वो इस बात को पुष्ट करता है, प्रमाणित करता है। और इसलिए ये सब आप अध्यापक गण का है। ये सब आप अध्यापक गण ने जिस तरीके से आपने इस पीढ़ी को खड़ा किया है, मुझे गर्व होता है आप पर कि यदि कोई कमी होगी तो उसको भी हम पाटेंगे और पाट करके फिर उसी भारत के वैभव को और ज्ञान विज्ञान अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निश्चित आगे बढ़ाएंगे। लक्ष्मी जी, आपने मेरे साहित्य को इतनी निकटता से देखा, मैं हृदय की गहराई से आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। महाराष्ट्र से अरुण जी, अरुण कुमार देशमुख जी, हम प्राथमिक और उच्चतर शिक्षा के लिए अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को कैसे मजबूत कर सकते हैं? क्या हमें कोविड-19 के प्रकोप को एक अवसर के रूप में नहीं लेना चाहिए? जरूर लेना चाहिए अरुण जी। अरुण जी, जो आपका कहना है बिल्कुल सही है और आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि विपरीत और विषम परिस्थितियों को हमको बिल्कुल नए अवसरों के रूप में लेना चाहिए। और इस दिशा में हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारी प्रेरणा का सबसे बड़ा आधार है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने विषम विपरीत परिस्थितियों में भी उसको नएपन के साथ, और एक जैसे एक योद्धा होता है कि हर मुकाबला करके उसको भी उस कठिनाई में भी जीत हासिल करने का जो रहा है, सभी से हम सबसे उन्होंने आग्रह किया है कि ये जो कोविड है ये भले ही बड़े दुखदायी है, पूरी दुनिया इस संकट से गुजर रही है और हम भी अछूते नहीं हैं, लेकिन इन अवसरों को हम ये संकटों को अवसरों में हम तब्दील कर रहे हैं, इन अवसरों को पकड़ करके आगे बढ़ाएं। और इसीलिए आपने देखा है कि जो आपने स्वयं ही कहा है कि डिजिटल के दुनिया में हम लोग कैसे स्थापित हो सकते हैं। हम लोग कभी सोचते भी नहीं थे कि हम अचानक ऐसी परिस्थिति आएगी और हमको अपने बच्चे को पूरे देश को ऑनलाइन पर लाना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत संतोष है कि आप जैसे लोगों ने, सारे अध्यापकगण ने हमारा मनोबल बढ़ाया। और जो सामग्री हमारे पास थी, हमारे पास दीक्षा में 80,000 से भी अधिक पाठ्यक्रम थे। हमारे पास पाठशाला में हजारों लाखों पाठ्य सामग्री है। हमारे पास स्वयं पर हजारों लाखों पाठ्य सामग्री स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा तक है। हमारे पास स्वयं प्रभा जो 32 चैनल है हमारे DTH पर चलते हैं और 24 घंटे हैं, उसको भी हम लोग और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। पीछे के दिनों में मैंने 12 सितंबर 2019 को CBSE के एक कार्यक्रम में मैंने अनुरोध किया था पूरे देश के लोगों से, जो आप शिक्षाविद हैं, अध्यापकगण हैं और कुछ कंपनियों के लोग और कुछ विशेषज्ञों से मैंने कहा था कि आप ऐसी परिस्थिति यदि कभी आती है कि हमको तत्कालीन ऑनलाइन पर जाने की ज़रूरत कभी पड़ती है तो आप विद्यादान करिए। आप उन पाठ्यक्रमों को किस आकर्षक तरीके से आप हमारे बच्चों तक हम आपके उस सामग्री को पहुंचा सकते हैं। यदि आप में कुछ अलग से हट करके आप सोचते हैं, कुछ करने का है आपके मन में, तो आप हमको भेजिए। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि लगभग 9,000 से भी अधिक हमको पाठ्य सामग्री मिली, बहुत ही आकर्षक मिली, विभिन्न भाषाओं में मिली और उसको हमने अपने दीक्षा पोर्टल पर डालने की कोशिश की। मुझे ये भी कहते हुए खुशी है कि तमाम जो राज्य हैं उन्होंने भी अपनी आकर्षक सामग्री अपनी ही भाषा में बना करके और दीक्षा पोर्टल पर डाला है। बहुत सारे राज्य, और जब मैं शिक्षा मंत्रियों को मिलता हूँ और चर्चा करता हूँ, उनके शिक्षा सचिवों से बातचीत करता हूँ, तो मुझे खुशी होती है। तो हम लोगों ने इस जो कठिनाई के क्षण हैं, ये जो चुनौती के क्षण हैं, इनको टोटल जो आपका मन है, आपके मन के अनुरूप इनको अवसरों में तब्दील करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।
और इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मैं फिर आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, हम डिजिटल के इस युग में निश्चित रूप में हम इसको और स्थायित्व तो करेंगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ही के माध्यम से करेंगे। जी कंदर्प उपास जी, जी उपास जी, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा के विस्तार के मामले में, संसाधनों के मामले में हमारे शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक संसाधन युक्त रहेंगे। ग्रामीण परिवेश में संसाधनों के अभाव में शैक्षणिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच इस फर्क को आप कैसे दूर करेंगे। मुझे लगता है उपास जी, जो आपकी चिंता है वो जायज़ है, और आपकी चिंता ये भी है कि मेरे दूरस्थ क्षेत्र में जो बैठे रहने वाला बच्चा है उसके पास ठीक है स्मार्ट टेलीफोन नहीं हो सकता है, उसके पास और इंटरनेट की सुविधा भी नहीं हो सकती है, तो उस कठिनाई से होकर गुजर रहा है, तो वो कैसे करके उसको पाटेगा। लेकिन मुझे ये कहते हुए आपको खुशी हो रही है कि ये वक्त ऐसा है जब एक ही प्लेटफॉर्म पर सब आकर के खड़े हो गए, और गरीब का बच्चा भी और अमीर का बच्चा भी। आप जैसे अध्यापक गण ने उस खाई को पाट दिया है। आपने चाहे मोबाइल के व्हाट्सएप के माध्यम से किया, चाहे आपने दूरदर्शन के माध्यम से किया, चाहे रेडियो के माध्यम से किया, भिन्न भिन्न माध्यमों से, या टेलीफोन रिकॉर्ड के माध्यम से किया। भिन्न भिन्न राज्यों ने जिस तरीके से काम किया, अद्भुत काम हुआ है। लेकिन मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले बच्चे को भी शिक्षा पूरी तरीके से मिलेगी। हम लोगों ने जो स्वयं प्रभा के ये जो 32 चैनल हैं, इनको सशक्त किया है और कर रहे हैं। हम लोगों ने इसको DTH पर 32 के 32 चैनल 24 घंटे चलेंगे। इसमें हमारी स्कूली शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा तक इन 32 के 32 चैनलों में पूरी पाठ्य सामग्री है। हम लोगों ने कोशिश की है ये दूरदर्शन पर निरंतर दिखाई दे। हम लोगों ने कोशिश की है कि डिश टीवी पर आए। हम लोगों ने कोशिश की है कि ये टाटा स्काई पर आए। हम लोगों ने कोशिश की है कि रिलायंस टीवी पर आए। हम लोग इन 3-4 बिंदुओं के माध्यम से किस तरीके से उस बच्चे तक पहुंच सकते हैं, लगातार इस पर चिंतित ही नहीं है, चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम रास्ता भी बना रहे हैं और काफ़ी कुछ उस तक हम पहुंच भी गए हैं। टीवी लगभग सबके ही पास होगा, टेलीफोन नहीं भी होगा तो, और यदि टीवी उसके पास टेलीविज़न नहीं है तो निश्चित रूप में हम लोग भी जब कोई बचपन धारावाहिक कभी रामायण को देखते थे बच्चे तो अगल बगल में चले जाते थे। अभी भी कोई बड़ा अच्छा धारावाहिक आता है तो यदि बच्चों किसी के घर के पास नहीं है टेलीविज़न तो बगल में चला जाता। और मुझे भरोसा है कि ये देश संवेदनशील लोगों का देश है। हम तो विश्व बंधुत्व वाले लोग हैं। हम लोगों ने अयम निजा परोवती गणना लघुचेतसम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा को अपना कुटुंब माना है। यही देश है जो संसार को अपना परिवार मानता है। मैं उन देशों के उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो सारे संसार को, वर्ल्ड को मार्केट मानते हैं कि जिसके जेब में संसाधन होंगे केवल वो उसी का है, ये दुनिया उसी का वर्ल्ड है। नहीं, हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि वो वर्ल्ड को मार्केट मानते हैं और हम मार्केट नहीं मानते। वो बाजार मानते हैं विश्व को और हम परिवार मानते हैं, क्योंकि हमारी प्रबल धारणा है परिवार में प्यार होता है और बाजार में व्यापार होता है। दोनों में बहुत अंतर है। बाजार की सामग्री यदि जेब में पैसा नहीं है तो आप रोते रह जाएंगे, चौराहे पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन परिवार में यदि कोई अभाव है तो पूरा एकजुट होकर के उस कमी को दूर करता है। जहाँ कम वहाँ हम की ये जो भावना होती है
वो रही है, और यही मेरे देश का विचार रहा है। और इसलिए हम वसुधैव कुटुम्बकम की हमने बात की है। आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मानवता की रक्षा की दृष्टि से बहुत अहम कदम उठाए हैं। आप सब मालूम है, आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ओर देख रही है और आशा भरी निगाह से देख रही है। तो मुझे भरोसा है कि जिन बच्चों के पास वो सुविधाएं नहीं होंगी, उन बच्चों के पास सरकारें तो करेंगे ही करेंगी, लेकिन जो अड़ोस पड़ोस है, जो अगल बगल में रहने वाले लोग हैं, वो उस गरीब बच्चे की जरूर मदद करेंगे, मेरा भरोसा है। और मैंने देखा भी है और लोग कर भी रहे हैं। जब आज की परिस्थितियों में जिस तरीके से वातावरण बना है, किस तरीके से पूरा देश एकजुट होकर के और निकला हुआ है लोगों की मदद के लिए, अपने प्राणों की भी चिंता न करके लोगों की मदद में आ गया। ये है देश, ये हमारा देश है। तो मुझे भरोसा है कि वो बच्चा भी अच्छी शिक्षा पा सकेगा। जी, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रसूल कश्मीर से। जी शाहिद जी, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बुनियादी ढांचा और उच्चतर शिक्षा के लिए जो बुनियादी ढांचे की आपने शायद जी बात की है, आपको मालूम है कि ये बात सही है। जैसे मैंने अभी कहा था कि 1000 विश्वविद्यालय हैं, 45,000 डिग्री कॉलेज हैं, 15-16 लाख स्कूल है। कितना बड़ा व्याप है पूरी दुनिया में। तो इसको सुन करके ही लोग हतप्रभ रह जाते हैं। तो उस गांव से लेकर के शहर तक ये जो इन संस्थानों के, चाहे स्कूल है चाहे उच्च शिक्षण संस्थान है, किस तरीके से इनकी अवस्थापनाओं का विकास हो सकता है, क्योंकि अवस्थापनाएं यदि विकसित होंगी तो बहुत तेज़ी से हम अपने हित को पूरा कर सकते हैं। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इन शैक्षणिक संस्थानों के अवस्थापना विकास की दृष्टि से 1 लाख करोड़ रुपया हीफा के माध्यम से इन शैक्षणिक संस्थानों तक उनके विकास के लिए कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से ये इतनी बड़ी परियोजना की स्वीकृति हमको दी है। ये 2017 से 2022 तक हम लोग 1 लाख करोड़ रुपए की इन अवस्थापनाओं को विकसित करेंगे। और अभी तक 47,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने स्वीकृति दी है संस्थानों को, चाहे वो शैक्षणिक भवन बनने हों, चाहे वो छात्रावास बनाने हों, चाहे मेरे नवोदय विद्यालय के स्कूलों का हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय के स्कूलों का हो, चाहे IIT का हो, चाहे विश्वविद्यालयों का हो, चाहे वो NIT का हो, चाहे IISER का हो। तमाम जो शीर्ष संस्थाएं हैं हमारी, उन शीर्ष संस्थाओं से लेकर के और नीचे स्कूली शिक्षा तक के लिए हम अवस्थापनाओं के विकास की दृष्टि से हम लोग बहुत गंभीर हैं। और मुझे भरोसा है कि हम धीरे धीरे इस देश का जो शैक्षणिक वातावरण है और जो उसकी स्थापना है, उसको और मजबूत करने में सफल होंगे। जी, बुल्लट्टी जी असम से बोल रहे हैं कि पर्याप्त ज्ञान के साथ साथ भारतीय भाषा सुविधाओं से युक्त शिक्षा तकनीकी उपकरणों की भारी कमी है, जिसके कारण काफ़ी शिक्षक विद्यार्थी पीछे चल रहे हैं। पर्याप्त ज्ञान के साथ साथ भारतीय भाषाओं से सुविधा युक्त शिक्षा, तो मुझे लगता है कि प्रोफेसर सरकार जी बोल रहे हैं गुवाहाटी से। सरकार जी, मुझे लगता है कि जो भाषाओं का है, हम लोगों ने जितने भी ऑनलाइन अभी किया है वो लगभग दीक्षा पर देश की लगभग 15 भाषाओं में इसको हमने किया है। और भाषाओं की समृद्धता बहुत ज़रूरी है, उसमें तकनीकी ज्ञान से लेकर के और अनुसंधान तक किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि इस बात को लेकर के मेरा मत हमेशा रहा है कि निश्चित रूप में
जब तक वो अपनी भाषा में उसको शिक्षा नहीं मिलती है तब तक जो अंदर का संपूर्ण जो उसका ज्ञान है वो निकल करके नहीं आता। और ये भाषाविदों का भी और वैज्ञानिकों का भी ये मत लगभग रहा है। इसलिए हम लोगों ने कोशिश की कि स्वयं पर लगभग 10 भाषाओं में हम वो पाठ्यक्रम सामग्री देंगे। हम लोगों ने जो स्वयं प्रभा है इसको भी देश की जो भारतीय भाषाएं हैं उन भाषाओं में किस तरीके से ये हम अपने बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं, और जो ई पाठशाला है और जो दीक्षा है इन दोनों पर जो भारतीय भाषाएं हैं उन भारतीय भाषाओं में कैसे करके इसको देंगे, ये हमारी चिंता है। और मुझे भरोसा है कि आपको निकट भविष्य में इसके अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। अजमेर सिंह जी, मल्लिक, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। कई शिक्षकों को अपने शैक्षणिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है, इसलिए ऑनलाइन शिक्षण और मूल्यांकन में वह अचानक बदलाव शिक्षकों के लिए कठिन दायित्व लग रहा है। तथापि वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए क्या प्रबंध किए जा रहे हैं। हरियाणा से, कुरुक्षेत्र से अजमेर जी। अजमेर जी, जो आपका चिंता है बिल्कुल सही है, क्योंकि शायद आपको भी पता नहीं रहा होगा, छात्र को भी पता नहीं रहा होगा, और अभिभावकों को भी पता नहीं रहा होगा, और हमको भी पता नहीं था कि अचानक ऐसी परिस्थिति आ जाएंगी। लेकिन इन अचानक आई हुई परिस्थितियों में भी आप जैसे सब अध्यापकगण ने उस चुनौती को स्वीकार किया और उसका मुकाबला करने के लिए कैसे भी करके रास्ता निकालना शुरू किया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने इसको लगातार प्रशिक्षण का पहले से भी विषय बनाया। जैसे मैंने कहा कि निष्ठा दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा कार्यक्रम है अध्यापक प्रशिक्षण का, जिसमें हम 42 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षित करेंगे, और वो लगातार अभियान है। उसमें ये भी विषय है, ऑनलाइन शिक्षा का भी विषय कि किस तरीके से करें। और अभी हमारे NCERT ने किस तरीके से आप दीक्षा पोर्टल पर उसको उपयोग करें और स्वयं प्रभा का किस तरीके से उपयोग करें, ये करना शुरू कर दिया। आपको मिल भी रहा होगा अब समय समय पर कि NCERT ने वो किस तरीके से जो पाठ्यक्रम हमने उस पोर्टल पर रखा हुआ है उसको किस तरीके से संचालित किया जा सकता है, ये NCERT कर रहा है। हमने अर्पित करके उच्च शिक्षा में, जहाँ स्कूली शिक्षा में हमने निष्ठा को किया, वही उच्च शिक्षा में हमने अर्पित को किया। अब जो ये अर्पित है और मदन मोहन मालवीय जो अभी मैंने ट्रेनिंग सेंटर की बात की है, उनके माध्यम से हम लगातार अध्यापकों के प्रशिक्षण की दिशा में गंभीरता और गहराई से उस पर आगे बढ़ रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो हम लोगों ने लीप प्रोग्राम भी बनाया है। लीप प्रोग्राम का मतलब है कि जो लोग प्रिंसिपल हैं, कोई डायरेक्टर हैं, VCs हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं सीधे वो जो नेतृत्व बड़े परिवार का कर रहे हैं, वो उनको उनकी जो क्षमता है, जो प्रशासनिक क्षमता है, जो मैनेजमेंट की क्षमता है, वो उनके अंदर की वो कैसे विकसित हो सकती है, उसके लिए लीप प्रोग्राम बनाया है, लीडरशिप प्रोग्राम कि कैसे करके लीडरशिप के जो चीज़ें कोई कमी है तो कैसे करके उसको प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। उस कमी को दूर करने के लिए, नेतृत्व की क्षमताओं को विकास करने के लिए हमने लीप प्रोग्राम भी बनाया है। और लगातार ये जो अध्यापकों के प्रशिक्षण का है वो लगातार ये कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा, और आपको मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि इसमें कोई कमी नहीं आएगी। और आप सब लोग, हम लोग लगातार संवाद भी करते रहेंगे, तो कोई कभी कठिनाई होगी तो उस कठिनाई को भी हम दूर कर सकेंगे। जी बनवारी जी, उत्तर प्रदेश से हम मंत्री जी के माध्यम से जानना चाहते हैं कि जिन शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया 3 महीने पहले नवोदय विद्यालय में पूर्ण हो चुकी, शिक्षकों का अपॉइंटमेंट कब तक संभव होगा।
आपको मालूम है कि हमने जहाँ केंद्रीय विद्यालयों में बहुत बड़ी मात्रा में अध्यापकों की नियुक्ति की है, और जैसे मैंने कहा कि अभी नवोदय विद्यालय में भी की है, और जो दूसरे चरण का होना था जिसकी कुछ इंटरव्यूज भी हो गए थे, एग्ज़ाम भी हो गए थे। जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा वैसे वो भर्ती का अभियान हमारा आगे बढ़ेगा। हमने स्कूली शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा हो, सभी जगह, क्योंकि हम इस बात से तो हमेशा ही सभी लोग सहमत होंगे कि अध्यापक का पद रिक्त नहीं रहना चाहिए। इसलिए उच्च शिक्षा में भी हमने बहुत आग्रहपूर्वक उन पदों को भरने का काम कर रहे हैं, और स्कूली शिक्षा में भी हम पदों को भरने का काम कर रहे हैं। जी। राजस्थान से अमन जी। जी, मैं यूजीसी नेट परीक्षा का शिक्षक हूँ। कई छात्र जून 2020 की नेट परीक्षा की तिथि पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो नेट परीक्षा की आप पूछ रहे हैं, उसको कल या परसों में हम उसको भी एक बार यूजीसी के साथ बैठक करके हम बहुत जल्दी आपको इन 2 दिनों के अंदर अंदर नेट की परीक्षा कब होगी उसको भी हम आपको अवगत करा देंगे। लेकिन आपकी चिंता जायज़ है, और हम जल्दी से जल्दी आप तक इस सूचना को पहुंचाएंगे। जी। अंजलि जी पंजाब से। महोदय, क्या उचित सफाई प्रक्रिया के बारे में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की योजना है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाना है, क्योंकि उसका बहुत छोटे बच्चों से निकटता का संपर्क है। ठीक बात है अंजलि जी, जो हमारा समग्र शिक्षा का है, उस समग्र शिक्षा में हम लोग इस सब के साथ इस पर भी ध्यान देते हैं, लेकिन अब वर्तमान में ऐसी परिस्थितियों में मुझे लगता है कि निश्चित रूप में इस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की हमको ज़रूरत है, और इसलिए अभी हम लोगों ने गाइडलाइन जारी की हैं, और ये कहा है कि आंगनबाड़ी हों, वहाँ से भी, उस विभाग से भी जारी हो रहे हैं, और हमारे शिक्षा विभाग से भी जारी हो रहे हैं कि किस तरीके से सफाई की व्यवस्था रखी जाए, और भविष्य में किस तरीके से होना है उसकी भी गाइडलाइन तैयार हो रही है, और जल्दी से जल्दी हम उसको भी जारी कर देंगे। मीनू जी लुधियाना। शिक्षक के साथ जुड़े रहने के कदम उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया प्राथमिक शिक्षकों के लिए कुछ प्रेरक बातें बताइए जो नई तकनीक में शामिल करने दिलचस्प सामग्री भरसक प्रयास करके अपनी वर्तमान में भूमिका को निभाएंगे। मीनू जी, मैं ये समझता हूँ कि आप लोग तो स्वयं अभिज्ञ हैं, और आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, और मैं तो स्वयं ही आप लोगों को देख करके मुझको लगता है कि कितनी मेहनत आप सब लोग अध्यापकगण कर रहे हैं। मुझे भरोसा होता है कि एक दिन ये देश जिस तरीके से वर्तमान में और आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नए भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं, ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत हो, ऐसा भारत जो स्वस्थ भारत हो, जो भारत सशक्त हो, जो भारत समृद्ध हो, जो भारत श्रेष्ठ हो, और जो भारत एक हो। तो ऐसे भारत, नए भारत के निर्माण की जहाँ प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है, उनके मन में है, तो वो उसको सफल बनाने के लिए वो रास्ता भी आप हम सबके माध्यम से गुजरता है। और जो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप, ये जो 3, 4, 5 सूत्र दिए हैं, जिसके माध्यम से हम विश्व में अपने आर्थिकी को भी बहुत मजबूत कर सकते हैं, और हम अपने को साबित कर सकते हैं कि हाँ, हमारे पास कौशल है, हमारे पास प्रतिभा है, हमारे पास विजन भी है, और हम उसको मिशन में तब्दील करके उसको आगे बढ़ाने का भी हमें दम है। निश्चित रूप में ये अवसर इस समय ऐसा आया है जब सबको एकजुट हो करके और इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मुझे भरोसा है कि आप सब लोग उस नए भारत के निर्माण में ये जो आधारशिला है, इस आधारशिला को और मजबूत आप कर रहे हैं, और आगे आपके सुझावों से वो आधारशिला और मजबूत होगी, ऐसा मेरा भरोसा है। जी।
महेंद्र जी, भुवनेश्वर, उड़ीसा। आपको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ऐसे समय दी है जब देश में नई शिक्षा नीति ला रहे हैं। आप गुणवत्ता पर और नवाचार युक्त शिक्षा पर देश को महाशक्ति बनाने की बात करते हैं, कैसे संभव होगा? महेंद्र जी, आप तो स्वयं शिक्षाविद हैं और आप अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि 33 वर्षों के बाद जो नई शिक्षा नीति आ रही है, वो इस नए भारत, जिसको मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऐसा भारत सशक्त हो, समृद्ध हो और हर दिशा में, चाहे वो जीवन मूल्य हो और चाहे वो ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की शिखरता हो, इस दिशा में हम अपने देश को किस शिखरता तक पहुंचा सकते हैं, उसका माध्यम तो हमेशा शिक्षा ही होता है। और इसलिए जो ये नई शिक्षा नीति आएगी, जिसका मसौदा लगभग तैयार है, और ये नई शिक्षा नीति भी शायद दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार का उदाहरण होगा, जो करोड़ों करोड़ों लोगों तक गया, जिसमें छात्र, अभिभावक, विशेषज्ञ, एनजीओ, जनप्रतिनिधि, सरकार, हर क्षेत्र के लोगों से परामर्श हुआ। यहाँ तक कि ग्राम समितियों तक, लगभग 1.25 लाख से भी अधिक ग्राम समितियों तक इसका परामर्श हुआ। और इसलिए ये ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी से युक्त भारत केंद्रित होगी, क्योंकि भारत को महाशक्ति के रूप में उभरना है, ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभरना है। तो निश्चित रूप में भारत जिन चीज़ों के लिए शिखर पर रहा है दुनिया में, उन चीज़ों को साथ लेकर के, ज्ञान और विज्ञान और अनुसंधान और प्रौद्योगिकी को लेकर के, निश्चित रूप में हम पूरी दुनिया में सफलता हासिल कर सकते हैं। और मेरा भरोसा है कि निश्चित रूप में नई शिक्षा नीति, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी के जो नए भारत के निर्माण की परिकल्पना है, जो उनका संकल्प है, ये नई शिक्षा नीति उसका आधार स्तंभ बनेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है जी। अभी कुछ बिहार के मैं देख रहा था कि कुछ छात्रों ने डीएल कुछ NIOS के द्वारा जो डिग्री दी गई, उस पर भी विवाद के बारे में भी बहुत सारे लोगों के वो आ रहे हैं। और मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इस दिशा में गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है और जो कोर्ट ने भी जो आदेश दिया है, हम उसका सम्मान करेंगे और उस सम्मान से हटेंगे नहीं। हम छात्रों के भविष्य को और बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। और फिर आप तो अध्यापक हैं, आपको ज़रूर हम सम्मानित करते हैं। मैं एक बार पुनः आप सबको, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के अभी सवाल भी होंगे और बहुत सारे लोगों के मन में कुछ विचार भी आ रहे होंगे, लेकिन समय का अभाव को देखते हुए मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप एक तो जो हम लोगों ने अभियान अभी लिया है, माई बुक माई फ्रेंड, क्योंकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण तो मेरा दोस्त मेरी किताब ही होती है, ज्ञान ही होता है। तो मुझे मालूम नहीं कि कितने अध्यापकगण उससे जुड़े हुए होंगे इस अभियान से। नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर जुड़ जाइए और आप कम से कम 10-20 लोगों को जोड़े। ये जो वक्त है उसमें एक किताब, 2 किताब, कुछ ऐसी रचनात्मक पुस्तक आदमी पढ़ेगा तो उसमें सृजन भी पैदा होगा और उसको ये चीज़ें याद भी रहेंगी और ये अवसर का वो बहुत बेहतर तरीके से मुकाबला भी कर सकता है। तो एक तो इस अभियान में आप ज़रूर जुड़िए। आपके जो देखिए हमारे देश के अंदर गुरु और शिष्य की हमेशा परंपरा रही है और उसी परंपरा ने हमको शिखर तक पहुंचाया है। तो आप गुरु हैं और इसलिए मुझे भरोसा है कि आपका जो मार्गदर्शन मिलेगा उस बच्चे को, छात्र को, वो एक ऐसा भारत का एक ऐसा आधार केंद्र होगा, एक मजबूत नींव होगी जो दुनिया में इसकी खुशबू को, इस देश के विचारों को, इस देश के ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान को पूरी दुनिया में महकाएगा। आपके जो कुछ प्रश्न रह गए होंगे तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मेरे ट्विटर पर या मेरे फेसबुक पर
आप अपनी बातों को बांटें। और मुझे मालूम है कि आप के मन में बहुत सारे सवाल होंगे और कुछ चीज़ें रह भी गई होंगी, लेकिन हम समय समय पर मिलते भी रहेंगे। अभी तो इन विषम परिस्थितियों में आपके क्या सुझाव हो सकते हैं और क्या रास्ता निकाल सकते हैं, इस समय वो ज़रूरत है। और मुझे खुशी है कि जितने भी मेरे पास सुझाव आ रहे हैं वो सकारात्मक सुझाव आए। लोग कहते हैं कि लोग तो नकारात्मक से शुरू करते हैं, मुझे एक भी ऐसा मेरे ट्विटर पर इस ढंग का नहीं आया जहाँ मुझे लगता हो कि नहीं, तो निराशा जैसी बात है। आपके सुझाव बहुत बेहद अच्छे सुझाव हैं, बहुत सुंदर सुझाव हैं और उन पर हम मनन भी कर रहे हैं और उसका रास्ता भी तय कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इन विकट और विषम परिस्थितियों में जबकि ऐसी परिस्थितियाँ हैं, हम कैसे मार्ग निकाल सकते हैं वो निकाल रहे हैं। आपका सहयोग अपेक्षित है। मुझे भरोसा है कि जिस परिस्थिति से हम इस समय गुजर रहे हैं, हम ये साबित करेंगे कि अध्यापक गण यदि इच्छा शक्ति उसकी हो और तो वो कुछ भी कर सकता है। और इसका मैं जब अभी पीछे से कश्मीर में गया था और कश्मीर घाटी के एक समीक्षा मैंने की थी वहाँ के अध्यापक गण के साथ, वो भी निष्ठा का कार्यक्रम था। मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ कि उस घाटी में जबकि कुछ समय अशांति का वातावरण रहा, उसके बाद भी केवल अध्यापक की इच्छा शक्ति के कारण सारे लोगों के समय पर परीक्षाएं हुई, 100% उपस्थिति रही और सब छात्रों ने केवल परीक्षा दी। वो अपने तरीके से सब लोगों को परीक्षा परिणाम भी बहुत अच्छा रहा। तो ये है, यदि अध्यापक तय कर दे तो मुझे लगता है कोई भी असंभव काम नहीं हो सकता जो संभव न हो सके। सब संभव हो सकता है और इसके लिए मैं आपका फिर अभिनंदन करता हूँ कि इन विषम परिस्थितियों में आप रास्ता निकाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।